नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब का 10वां अध्याय। इसका नाम है कंस्ट्रक्टिंग कलर सिस्टम्स, मतलब सही कलर स्कीम कैसे बनाई जाए। बिल्कुल, और आज हमारा मिशन है एक नए डिजाइनर के नजरिए से इस पहेली को सुलझाना। रंग चुनना सिर्फ ये अच्छा लग रहा है, इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, इसमें मनोविज्ञान है, रणनीति है और पहुंच भी। हम ब्रांडिंग से लेकर पैलेट बनाने तक हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा डिजाइन हर कोई देख और समझ सके। तो चलिए इस रंगीन दुनिया की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू करते हैं किसी ब्रांड की पहचान से। किताब कहती है कि रंग चुनना कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम बनाने जैसा है। हाँ, जैसे डंकिन डोनट्स का उदाहरण लें। उनका वो गुलाबी और नारंगी रंग, वो तो उनकी पहचान में इतना रच बस गया है कि उसे बदला ही नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में मतलब सटीकता बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए डिजाइनर्स CMYK, RGB और हेक्स जैसे कोड इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर इनका मकसद बहुत सीधा है। CMYK प्रिंटिंग के लिए है, RGB डिजिटल स्क्रीन के लिए और हेक्स वेबसाइट्स के लिए। मतलब डंकन का वो नारंगी रंग चाहे होर्डिंग पर हो या फोन ऐप पर, वो एक जैसा ही दिखना चाहिए। अच्छा, तो निरंतरता ही विश्वास बनाती है। बिल्कुल। ये तो हुई सख्त नियमों की बात, लेकिन किताब में एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, नाइकी बाय यू का। यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। हाँ, वहाँ तो नाइकी ग्राहकों को ही डिजाइनर बना लेता है। कहता है, लो ये रहे सारे रंग, बनाओ अपने जूते। एक तरफ इतनी सख्ती, दूसरी तरफ इतनी आजादी, ऐसा क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। हमारा दिमाग आकृतियों या शब्दों के मुकाबले रंगों को लगभग तुरंत पहचान लेता है। रंग सीधे हमारे इमोशंस पर असर करते हैं। एकदम। और यहीं पर रंगों का मनोवैज्ञानिक एक दिलचस्प मोड़ लेता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि रंगों का कोई एक पक्का मतलब नहीं होता। उनका अर्थ हमारी संस्कृति और अनुभवों से तय होता है। हाँ, जैसे सफेद रंग पश्चिमी देशों में वो पवित्रता या शादी का प्रतीक है, और कई पूर्वी संस्कृतियों में वो शोक और मातम से जुड़ा है। एक ही रंग, दो बिल्कुल अलग मतलब। बिल्कुल। और किताब में लाल रंग का जो उदाहरण है वो तो और भी कमाल का है। लाल रंग प्यार भी है, जुनून भी है, और वही लाल रंग ट्रैफिक लाइट पर खतरे का संकेत भी है। सही। तो अगर एक डिजाइनर को लाल रंग इस्तेमाल करना है तो वो कैसे पक्का करेगा कि लोग उसे प्यार समझें, खतरा नहीं? इसका जवाब है संदर्भ। बिल्कुल। सिर्फ रंग नहीं, बल्कि उसके आसपास क्या है, ये सब कुछ तय करता है। किताब में डिजायर शब्द को दो तरह से लिखा गया है। हाँ, मैंने देखा। जब उसे एक घुमावदार खूबसूरत फॉन्ट में लिखते हैं तो वो रोमांस का एहसास देता है, और जब उसी लाल रंग के डिजायर को एक नुकीले टूटे फूटे से फॉन्ट में लिखा जाता है तो वो अचानक से डरावना लगने लगता है। रंग वही है, पर आसपास के डिजाइन ने पूरा मतलब ही पलट दिया। तो असल में रंग का अपना कोई मतलब नहीं होता, डिजाइनर के तौर पर आप उसे मतलब देते हैं। हाँ, और इसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका है कलर हायरार्की बनाना। कलर हायरार्की? हाँ, इसे एक फिल्म की कास्ट की तरह सोचिए। फिल्म के कास्ट? ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। हाँ, आपके प्राइमरी रंग जो 1 से 3 होते हैं वो फिल्म के हीरो हैं। अच्छा। वो सबसे ज्यादा दिखते हैं, ध्यान खींचते हैं, जैसे किसी कंपनी का लोगो। ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी रंग, जो सपोर्टिंग एक्टर हैं। ये हीरो को सहारा देते हैं, सीन को बेहतर बनाते हैं, पर स्पॉटलाइट नहीं चुराते। और फिर आखिर में है टर्शरी रंग। ये बैकग्राउंड के एक्टर्स हैं। ये माहौल बनाते हैं, जैसे वेबसाइट का बैकग्राउंड। ये पूरी संरचना देखने वाले की आंखों को गाइड करती है कि पहले कहां देखना है, फिर कहां। वाह, ये तरीका तो बहुत आसान है समझने के लिए। तो अब जब हमें किरदारों के बारे में पता चल गया है, तो सवाल ये है कि इन्हें चुने कैसे? मतलब स्क्रैच से रंग चुनना कैसे शुरू करें? किताब इसके लिए कुछ रणनीतियां बताती है। एक तरीका है लोगों की पहले से बनी धारणाओं का इस्तेमाल करना। जैसे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक। हाँ। दिमाग में अपने आप हल्के नीले, हरे, सफेद जैसे रंग आते हैं ना। हाँ, शांत और साफ सुथरे। तो आप या तो इस धारणा को अपना सकते हैं, या फिर आप इसे चुनौती दे सकते हैं। हाँ? सोचिए अगर कोई डेंटिस्ट का क्लिनिक गहरे बैंगनी और सुनहरे रंग का हो। बिल्कुल, वो भीड़ से अलग दिखेगा। लेकिन इसमें जोखिम भी है। तो ये रणनीति कब काम करती है और कब फेल हो सकती है? यह ब्रांड के लक्ष्य पर निर्भर करता है।
अगर भरोसेमंद दिखना है तो स्थापित रंगों के साथ जाना सुरक्षित है। लेकिन अगर बाजार में हलचल मचानी है, साहसी दिखना है, तो नियमों को तोड़ना काम कर सकता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है थीम के आधार पर पैलेट बनाना, जैसे मॉडर्न, बोल्ड या रेट्रो। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी तो मदद कर सकती है। किताब में कूलर्स और अडोबी कलर जैसे ऑनलाइन टूल्स का जिक्र है। अडोबी कलर में तो आप किसी तस्वीर से भी कलर पैलेट निकाल सकते हैं। हाँ, वो फीचर बहुत कमाल का है। लेकिन क्या एक ऑटोमेटेड टूल सच में एक डिजाइनर की समझ की जगह ले सकता है? कहीं इससे सबके डिजाइन एक जैसे तो नहीं बनने लगेंगे? ये एक बहुत जायज चिंता है। इन टूल्स को एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए, अंतिम जवाब की तरह नहीं। ये डिजाइनर ब्लॉक तोड़ने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप अपनी छुट्टियों में खींची समुद्र की एक तस्वीर अपलोड करते हैं और टूल आपको एक सुंदर पैलेट दे देता है। अब ये डिजाइनर का काम है कि वो उसे ले, उसमें बदलाव करे और उसे एक प्रभावी हायरार्की में ढाले। ठीक है, तो ये एक सहायक है, जादू की छड़ी नहीं। आइए इसे किताब में दिए गए एक असली उदाहरण से समझते हैं, एक एचसी विक्रेता के लिए कलर पैलेट बनाने की प्रक्रिया। हाँ, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। पहला कदम था प्राइमरी रंग चुनना, यानी हमारे हीरो कैरेक्टर्स। यहाँ नेवी, सी फोम और सॉफ्ट ऑरेंज चुने गए। ये रंग मिलकर एक गर्म प्राकृतिक एहसास देते हैं जो हाथ से बनी चीजों के लिए एकदम सही है। बिल्कुल, लेकिन अगर पूरी वेबसाइट सिर्फ इन्हीं 3 रंगों की हो तो वो बहुत भारी लगेगी। हाँ, यहीं पर दूसरे कदम की जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी रंग। किताब बताती है कि उन्होंने प्राइमरी रंगों के ही हल्के और गहरे शेड्स चुने। हाँ, जैसे नेवी का हल्का शेड इवनिंग स्काई और सॉफ्ट ऑरेंज का गहरा शेड टोस्टेड ब्राउन। ये एक क्लासिक तकनीक है। इससे होता क्या है? इससे आपके सपोर्टिंग एक्टर्स आपके हीरो के साथ बहस नहीं करते, वो उसी परिवार का हिस्सा लगते हैं। डिजाइन में गहराई आती है लेकिन अव्यवस्था नहीं फैलती। और तीसरा कदम था टर्शरी रंग, मतलब बैकग्राउंड। इसके लिए क्रीम और बटर क्रीम जैसे बहुत ही हल्के रंग चुने गए। तो अंत में हमारे पास एक पूरी टीम तैयार है। प्राइमरी रंग ध्यान खींचने के लिए, सेकेंडरी रंग संरचना बनाने के लिए और टर्शरी रंग एक शांत कैनवस देने के लिए। ये प्रक्रिया दिखाती है कि एक प्रभावी कलर पैलेट बनाना सिर्फ सुंदर रंग चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने के बारे में है। एकदम सही, जहाँ हर रंग की एक स्पष्ट भूमिका होती है। वो एचसी सेलर लगी पैलेट सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, नेवी, सी फोम, क्रीम। लेकिन सोचिए, अगर किसी को वो खूबसूरत सी फोम और क्रीम रंग एक जैसे ही दिखते हो तो तब तो हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। और यहीं पर एक्सेसिबिलिटी का बेहद जरूरी मुद्दा सामने आता है। ये डिजाइन का वो पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब रंगों को एक जैसा नहीं देखते। दुनिया में बहुत से लोग कलर विजन की कमी यानी कलर ब्लाइंडनेस के साथ जीते हैं। तो इसके लिए वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस WCAG कुछ मानक तय करती है ना? हाँ, किताब में कॉन्ट्रास्ट रेशियो का जिक्र है, AA और AAA। ये थोड़ा तकनीकी लगता है, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि ये टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच के अंतर को मापने का एक स्कोर है। स्कोर जितना ज्यादा, टेक्स्ट को पढ़ना उतना ही आसान। AA न्यूनतम स्कोर है और AAA एक बेहतरीन स्कोर है। किताब में एक ऑनलाइन कॉन्ट्रास्ट चेकर का स्क्रीनशॉट है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जब एचसी पैलेट के नेवी रंग के टेक्स्ट को क्रीम बैकग्राउंड पर रखा गया तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6.49 आया, जो बहुत अच्छा है। हाँ, वो AAA मानक को भी पास करता है। लेकिन जब सी फोम या सॉफ्ट ऑरेंज को उसी बैकग्राउंड पर रखा गया तो स्कोर बहुत कम आया, मतलब वो फेल हो गया। इसका मतलब साफ है, आपके सुंदर हल्के रंग सजावट के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब टेक्स्ट जैसी जरूरी जानकारी की बात आती है तो आपको हाई कॉन्ट्रास्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। ये कोई रचनात्मक समझौता नहीं है, ये बुनियादी उपयोगिता है। बिल्कुल। मुझे याद है एक क्लाइंट अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट के लिए हल्के भूरे रंग पर अड़ा हुआ था क्योंकि उसे वो एलिगेंट लगता था। हमें उन्हें कॉन्ट्रास्ट चेकर से दिखाना पड़ा कि आधे से ज्यादा लोग उसे पढ़ ही नहीं पा रहे थे, तब जाके वो माने। ये एक बेहतरीन कहानी है और ये हमें किताब के सबसे महत्वपूर्ण नियम पर लाती है। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सिर्फ रंग पर निर्भर ना रहें। हाँ, अगर किसी ऑनलाइन फॉर्म में गलत फील्ड को सिर्फ लाल रंग से हाईलाइट किया गया है तो कलर ब्लाइंड व्यक्ति को शायद पता ही न चले कि गलती कहाँ है। लेकिन अगर लाल रंग के साथ एक चेतावनी का आइकॉन और टेक्स्ट भी हो तो संदेश सभी तक पहुंच जाएगा। और ये नियम चार्ट और ग्राफ के लिए तो और भी ज्यादा सच है।
किताब में एक बहुत ही आम चार्ट का उदाहरण है जिसमें लाल, नीली और पीली लाइनें हैं। हाँ, ऐसा डिजाइन हम हर रोज देखते हैं। पर कई तरह की कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए इन लाइनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो इस चार्ट को बेहतर कैसे बनाया गया? किताब में इसका एक बहुत ही अच्छा मेकओवर दिखाया गया है। हाँ, और उसमें कई छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव किए गए। पहला, रंगों को बदला गया। लाल और पीले की जगह नीले, नारंगी और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें पहचानना ज्यादा आसान होता है। ठीक है। दूसरा, सिर्फ रंग पर भरोसा नहीं किया गया। एक लाइन को ठोस बनाया गया, दूसरी को डैश वाली और तीसरी को डॉटेड। और इतना ही नहीं, हर लाइन के डेटा पॉइंट पर अलग अलग आकृतियां भी जोड़ी गईं। सर्कल, स्क्वायर, क्रॉस। अरे वाह, अब तो कोई भी इनमें फर्क बता सकता है, भले ही उसे सब कुछ ग्रे स्केल में दिख रहा हो। बिल्कुल। और आखिरी बदलाव सबसे होशियारी वाला था। चार्ट के बगल में लेजेंड रखने के बजाय हर लाइन के अंत में उसका नाम सीधे लिख दिया गया। इसे डायरेक्ट लेबल कहते हैं। हाँ, ये न सिर्फ कलर ब्लाइंड लोगों की मदद करता है बल्कि सभी की मदद करता है। किसी को भी बार बार लेजेंड और लाइन के बीच अपनी नजरें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि अच्छा सुलभ डिजाइन असल में हर किसी के लिए एक बेहतर डिजाइन होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई मजबूरी या सीमा नहीं है, ये तो डिजाइन को और स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। सुलभता डिजाइन के अंत में जोड़ी जाने वाली कोई चीज नहीं है, ये अच्छी योजना का एक अभिन्न अंग है। तो आज हमने जो सीखा उसे अगर मैं समेटूं तो रंग तब तक अर्थहीन है जब तक हम उसे संदर्भ नहीं देते। एक प्रभावी पैलेट बनाना सुंदर रंगों को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने के बारे में है, जहां हर रंग की अपनी भूमिका हो। और सबसे जरूरी, सभी के लिए डिजाइन करना आपके काम को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा होशियार और असरदार बनाता है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाता हूँ। हमने दृश्य अक्षमताओं के लिए सुलभता की बात की, लेकिन रंगों की भावनात्मक सुलभता के बारे में क्या? भावनात्मक सुलभता? हाँ, उदाहरण के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य ऐप के लिए बनाए गए कलर पैलेट और एक हाई एनर्जी फिटनेस ब्रांड के पैलेट में क्या अंतर होगा? एक पैलेट को शांत और सुरक्षित महसूस कराना है, जबकि दूसरे को ऊर्जावान। ये डिजाइन का एक और गहरा स्तर है, इस पर सोचिएगा जरूर।